की वजह से देर हो गई और मैं सुन नहीं पाया अपने वरिष्ठ साथी वक्ता अनिल चमड़िया सर को। तो मैं उम्मीद लेकिन ये करता हूँ कि इस पूरे विषय की जो बुनियादी सैद्धांतिक समझ होगी वो अनिल चमड़िया सर ने रख दी होगी और कुछ बातें रिपीट होंगी तो उसके लिए आप सबसे माफी। आज एक ऐसे वक्त में हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं जिस वक्त में देश में ऐसा माहौल बना है कि जाति नहीं होती, जाति केवल एक होती है, वो है अमीर और गरीब की। और ऐसी बातें वे लोग करते हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले ये दावा करते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और एक चुनाव बाद जब अगले चुनाव में पहुंचते हैं तो वो अति पिछड़े हो जाते हैं। उस समय तक आती है जब उन्हें राष्ट्रपति बनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना होता है कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, तब जाति होती है। और जब जाति जनगणना की बात होती है तो जाति नहीं होती, केवल गरीब अमीर होते हैं। अगर केवल गरीब अमीर होते तो बड़े बड़े पोस्टर बैनर पर तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है, सत्ताधारी दल के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर आता है और उसमें बाकायदे लिखा होता है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी के हमने दिए, हमने प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सदन में खड़े होकर कहते हैं कि पहला ओबीसी प्रधानमंत्री हमने दिया। बाद में लोग जब कहते हैं कि नहीं भाई, इसके पहले भी एक ओबीसी प्रधानमंत्री रह चुके, बस उन्होंने अपने ओबीसी होने के नाम पर वोट नहीं मांगा था, शोर नहीं मचाया था, इसलिए आपको पता नहीं कि पहला ओबीसी प्रधानमंत्री आप नहीं है। और उसकी उस पूरे फहरिस्त में नीचे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी हमने दिए, सबसे ज्यादा विधायक हमारे, एमएलसी तक का उसमें डेटा है। और दूसरी तरफ उनके नेता कहते हैं कि ये लोग जाति के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे वक्त में मैं इस जगह से खड़े होकर बिहार की उस समाजवादी सरकार को एक क्रांतिकारी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद पहला ऐसा मौका दिया है कि आप उस पर खुलकर बात कर सकते हैं। और जिस समय पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग में राजनीति को ले जाया जा रहा है, अक्सर सोचता हूं कि मान लीजिए कहीं सड़क बनानी है, गैर किसी जगह पर आवास आवंटित करना है, तो पहले आंकड़े तो जुटाए जाएंगे कि सड़क कहां नहीं है, किसके पास घर नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि विकास करने का मतलब यह हो कि जहां सड़क हो उसी के ऊपर और सड़क बनती रहे। इसलिए बिना आंकड़े के देश कैसे चल रहा? असल में जाति जनगणना का सवाल यह है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इतनी हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए की हर साल बजट बनाते हैं, तो बजट किसको दिया जाना चाहिए और कौन विकास के लिए पीछे हो गया, अगर ये आंकड़ा ही नहीं है तो देश नीतियां नहीं बना सकता। और इस बात को समझते हुए वो जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पास किया कि अब 2001 की जनगणना में जाति जनगणना कराएंगे। विचारधाराओं का संघर्ष क्या होता है, उसके कुछ दिन बाद एक दूसरी सरकार बनती है और उस सरकार के कम वक्त की सरकार में पहली कैबिनेट में पहले फैसले में से एक फैसला होता है कि जो एचडी देवगौड़ा की सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है, हम उस फैसले को रद्द करते हैं और 2001 में जाति जनगणना नहीं। वो वही प्रधानमंत्री हैं जिनकी पार्टी के जो राजधर्म सिखाने गए थे गुजरात में, और आज उन्हीं के वारिस इस देश में प्रधानमंत्री बने। ये क्लियर वैचारिक संघर्ष, उन्होंने मना की जाति जनगणना नहीं। गृह मंत्रालय, सदन में पूछा गया, गृह मंत्रालय में कहा, उस समय तो होम मिनिस्टर थे जो अब मार्गदर्शक मंडल में है, उन्होंने भी जवाब देकर के ये कहा कि जाति जनगणना देश हित में नहीं। और इस देश में बहुत बड़ी आबादी के लोग थे जो ये समझाना चाहते थे कि अगर आप वाकई देश का हित करना चाहते हैं तो उसका हित का पहला काम है जाति जनगणना। और 2001 में जाति जनगणना इसलिए नहीं हो पाई। उसके बाद लगातार कोशिश हुई। 2010 में तो सारा सदन एक मत था, सबने एक मुश्त उस पर बहस की। तमाम अम्बेडकरवादी, समाजवादी और संविधानवादी लोगों ने एक राय होकर के पूरे देश को समझाया कि 2011 में जाति जनगणना होनी चाहिए। और फिर से अब बदला है माहौल,
तो आज कम से कम एक सबसे बड़ी पार्टी पर, सबसे पुरानी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। मगर उनकी सरकार जब थी तो दो नेता ऐसे थे, जो एक होम मिनिस्टर थे और एक और बड़े नेता थे, उन लोगों ने ऐसी चाल चली कि संसद में सर्वसम्मत से पास हुए फैसले को ऐसा पेच लेके घुमाया कि 1948 के जनगणना एक्ट पर जाति जनगणना 2011 में नहीं हुई, अलग से कास्ट और इकोनॉमिकल सर्वे किया गया। ये एक पेचीदगी है कि कैसे खेल खेला जाता है, और उसके चलते 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। 13 में वो आंकड़े आ भी गए, जारी नहीं हुए। चलिए गलतियां होती हैं, हम तो कहते हैं, हमारे यहाँ कबीर साहब का एक दुआ है, कबीर जाए ना बही जबस चेता तबे से सही। तो लौट की वो अगर घर को आए और आज ये मान रहे हैं कि नहीं भाई हमसे गलती हुई, जैसे हमसे गलती हुई जब महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा मांगा जा रहा था, तो जो लोग कोटा विदिन कोटा मांग रहे थे उनको देश की मीडिया और बुद्धिजीवी एलीट लोग उन्हें महिला विरोधी साबित कर रहे थे। और आज इस देश के बड़े बड़े नेताओं को ये बात समझ में आई है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कोटा विदिन कोटा लागू करेंगे। वक्त बदलता है, डेमोक्रेसी ऐसे ही तो जड़ों तक पहुंचती है। और हम तो यही कहते हैं कि एक दिन, आज इन लोगों को समझ में आया है, एक दिन देश तोड़ने वाले और देश बेचने वालों को भी समझ में आएगा कि उन्होंने कितना नुकसान इस देश का किया। तो वो जो पूरा इतिहास था, 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। आर्थिक आंकड़े सरकार बदल के 2014 में आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक किया, और उस आर्थिक आंकड़े के आधार पर 15-16 की रिपोर्ट है, जिसमें ऑक्सन की भी रिपोर्ट शामिल है। 1% लोगों के पास 73.5% संपत्ति का कब्जा, और ये आंकड़ा जाति जनगणना चाहता था। और अब जो ऑक्सन की रिपोर्ट कहती है, 2022-23 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, और वो कहती है कि इस देश में 1% लोग, हालांकि वो रिपोर्ट दूसरे ढंग से उसके पैरामीटर्स चेंज है, 40.5% संपत्ति इस देश की 1% लोगों के पास है। 3% संपत्ति पर 50% आबादी गुजारा कर रही है। हम इस देश में जानना चाहते हैं कि वो जो 1% लोग 40.5% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं वो कौन है, उनकी पहचान क्या है। और ये जो 3% लोग 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा करने पर मजबूर हैं, जिन्हें और आसान भाषा में मैं कह दूं कि 3 साल तक 5 किलो अनाज रेवड़ी की तरह बांटा गया, और अब जब चुनाव सामने आया तो कहा जा रहा है कि अब 5 किलो की रेवड़ी अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं, जिनको आपने अपने सिस्टम से इतना कमजोर बना दिया है कि अगले 5 साल भी वो 5 किलो अनाज आपसे लेंगे तब उनके घर में चूल्हा जलेगा। और बिना ये आंकड़ा जाने ये देश सबका देश नहीं बन सकता। और इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ये जो आर्थिक गैर बराबरी थी इस देश में वो किसके पास थी। और इसलिए बिहार सरकार ने जब वो आंकड़े सार्वजनिक किए और कुछ मिथ भी तोड़े। अब क्योंकि जेएनयू है, बहुत सारे मोड़ देख करके आप भी यहां टिके हैं, हम दिल्ली विश्वविद्यालय वाले लोग कायदे से लड़ भी नहीं पाए, इसलिए आजकल अलग माहौल में है। अब वहां पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समझदार को इशारा काफी, वहां दूसरे तरह की रैलियां निकल रही और उसको विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उस रैलियों में शामिल होते। वहां पुलिस प्रोफेसर उस रैलियों को, जो बाकायदा ड्रेस पहन करके, जिसका ड्रेस वो भारतीय भी नहीं है, लेकिन वहां वो विश्वविद्यालय परिसर का माहौल बदल गया। यहां तो कम से कम ये बात हो रही है, इसलिए ये बात यहां कहनी जरूरी है कि बिहार सरकार ने जब ये आंकड़े इस देश के सामने 1931 के बाद पहली बार कई जगह पर जाति जनगणना हुई है, कर्नाटक में हुई थी, आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। कई जगहों पर लोगों ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। बिहार सरकार ने आंकड़े सार्वजनिक किए और कई तरह के मिथ को तोड़ा है, झूठ को तोड़ा है। जिन जातियों को विलेन बनाकर पेश किया गया था, उन जातियों के जब आंकड़े आए तो पता चला कि कुछ लोग अपनी आबादी से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना जगह पर कब्जा किए हुए हैं, और कुछ लोग अपनी आबादी से 10वां हिस्सा, 50वां हिस्सा भी नहीं पाए। और ये अगर देश का निर्माण का सवाल नहीं है तो फिर देश के निर्माण का सवाल क्या है। इसलिए जाति जनगणना कुछ लोगों का मुद्दा नहीं है, इस देश से मोहब्बत करने वाले हर नागरिक का मुद्दा होना चाहिए। इसलिए हम जाति जनगणना की बात पूरे देश में करना चाहते हैं। अगर आप, हमारे पुराने लोग जानते होंगे, बहुत पहले
तंबू लगा करता था तो बांस पर कनात टांगा जाता था, और एक जगह पर अगर बांस है तो वो आसमान की बुलंदियों को छुएगा, बाकी जगह जमीन पर पड़ा हुआ है। हम इस फर्क को देखना चाहते थे कि आजादी का अमृत काल मनाया जा रहा है, आजादी के अमृत काल की घोषणा हो चुकी है। अब अगले कुछ साल में ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएगा, लेकिन वो हवाई चप्पल वालों को जो हवाई जहाज में उड़ाना था, पता चला कि जहाज बेचते बेचते हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो चप्पल भी बिक गया। ऐसे वक्त में हम क्या ये सवाल नहीं पूछे कि ये जितना सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, सरकारी शिक्षा बेची जा रही है, सरकारी रोजगार बेचा जा रहा है, 90 के बाद पहली बार तो इस मुल्क के कमेरा लोग इस देश में अपना हिस्सा मांगना शुरू किए थे। इन विश्वविद्यालयों को यूं ही नहीं बर्बाद किया गया, और हम जानते हैं इन विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है। 2006 में मंडल लागू हुआ, और मैं तो एक और लिटमस टेस्ट इस पूरे वाकये के साथ देखना चाहता हूं। एक बार जरा लिस्ट बनाई जाए कि जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है, सबके सरनेम पड़े जाए, वहां भी जाति जनगणना होनी चाहिए। वो सारे मैं कई बार डिबेट में बैठता था तो बहुत सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव बुद्धिजीवी भी कहते थे कि अगर जाति जनगणना होगी तो ये इनकी राजनीति के खिलाफ हो जाएगी। वो लोग भी जाति जनगणना का विरोध करते थे। जैसे मंडल जब लागू हो रहा था तो इन परिसरों के भीतर भी विरोध हुए थे। 2006 में हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय तो आरक्षण विरोधी आंदोलन का गढ़ बन गया था, लेकिन उस समय भी कुछ लोग लड़े और कोई सवाल पूछते हैं कि जाति जनगणना देश के विरोध में क्यों। अब ये उन तर्कों को छोड़ देता हूं मैं कि जातियां नहीं गिनी गई तो जातिवाद कितना कम हुआ, और जातियां गिने जाएंगी तो जातिवाद कितना बढ़ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि मूंछ रखने घोड़ी चढ़ने पर आज भी मारा जा रहा है। अब इस पर किसी की संवेदनाएं भी और किसकी भावनाएं भी आहत नहीं होती। जिस पर गुजरती है वही समझता है कि जाति क्या है। इसलिए अब उस विमर्श को छोड़ देते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि अगर एक आबादी जो 2.5% है उसके पास 40% जमीन का मालिकाना हक है, तो जमीन किसकी? और अगर जमीन का सवाल सामाजिक न्याय का सवाल बना है और जमीन का सवाल राष्ट्र निर्माण का सवाल नहीं है, तो फिर राष्ट्र निर्माण किस रास्ते हो रहा था? उसी रास्ते जिस रास्ते 22 जनवरी की डेट डाल दी गई, चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है कि मुफ्त में तुमको वहां तक यात्रा कराएंगे। अब कम से कम इस देश में उन सारी ताकतों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश जैसा एक राज्य जिसने अपने आप घोषणा कर दी कि हम भी अपनी जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना होने वाली, मौका था पिछली बार कर लेते तो और अच्छा होता, लेकिन वो चूक गए। और बिहार में जो रास्ता दिखाया है, मुझे लगता है कि वो पूरे देश का सवाल बनना चाहिए, और उन लोगों से आंख में आंख मिलाकर यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 2020 में मैंने आरटीआई लगाई थी देश के 45 केंद्र, और उसके पहले भी ये आंकड़े बहुत बार आए, बहुत लोगों ने इस पर काम किया। अनिल चमड़िया जी जब भी किसी जगह पर होते हैं तो वो मैं बार बार उस वाकये को याद करता हूं कि 2006 में अनिल जी उस पूरी कमेटी में सबसे ज्यादा काम मेहनत करने वाले लोग योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार, और जब उन्होंने मीडिया घरानों की रिपोर्ट बताई थी कि मीडिया में कितने लोग हैं, किसकी भागीदारी कितनी है, तो आज भी मुझे लगता है कि वो एक शानदार रिपोर्ट 2006 की है जिसने ये बताया कि मीडिया में भागीदारी किसकी है। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है ऑक्सफैम की, वो कह रही है कि मीडिया के 121 पदों में से जो डिसीजन मेकिंग के पद है 1 to 1, उनमें से केवल एक दल है, 1 या 2 ओबीसी शेड्यूल ट्राइब का एक भी व्यक्ति नहीं है जो मीडिया देश को चला रही है, जो देश में आग लगा रही है। कई बार तो मैं शुक्रिया भी कहता हूं कि इस देश को बर्बाद करने में जितनी बड़ी भूमिका मीडिया की है, उसमें इस मुल्क के कमेरा लोग शामिल नहीं है। वरना आज किसी टीम के हारने पर बड़े बड़े पत्रकार जो तिहाड़ रिटर्न हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं और शो बना रहे हैं कि आरक्षण था इसलिए वो टीम हार गई, इसलिए हमारे देश का आरक्षण खत्म करना चाहिए। इस देश का बौद्धिक स्तर यह है कि वो जो 2000 की नोट में चिप मत ढूंढ लेता है, वो आज आरक्षण के विरोध में खुलेआम टीवी शो बना रहा है। हमने आजादी के अमृत काल में यहीं तक अपने देश को पहुंचा है, और हम तो हर मंच पर बुलंदी से कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई दूसरी नीति बनी ही नहीं जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी को आमूल चूल ढंग से बदल कर रखा। वो है आरक्षण। और उस आरक्षण की बात करते करते हम तो वहां नहीं जाते, हजारों साल से उनका भी आरक्षण चला आ रहा था। अब तो तमिलनाडु में एक सोशल जस्टिस की सरकार है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे ना,
जातियां टूटेंगी रोटी बेटी के संबंध के साथ। उन्होंने कहा पुजारी का भी रिटन एग्जाम होना चाहिए और तमिलनाडु में पुजारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहार सरकार को मैं और एक बात कहना चाहता हूं, एक शिकायत है बिहार सरकार से। जब पता चल गया कि जिनकी आबादी 10% है उनका हर जगह 90% से ज्यादा कब्जा है और गरीब उनमें केवल 25% है, यानी उनमें 4 में से एक ही आदमी गरीब है, तो ये 10% आरक्षण उनको क्यों मिला हुआ है? उनके आरक्षण को हटा के 4% करना चाहिए। और ऐसा है, उसी तमिलनाडु में 10% आरक्षण नहीं लागू, वो इसी देश का हिस्सा है और वो तमिलनाडु 69% अपने यहाँ के रिजर्वेशन को बहुत पहले से चला रहा है। इसलिए आखिर में उस बात को भी मैं कोट करना चाहता हूं, बिहार सरकार ने क्रांतिकारी काम इसलिए भी किया, उन्होंने आरक्षण की अपर लिमिट को क्रॉस किया और ये बिहार सरकार ने क्रॉस नहीं किया था। जब ये 10% आरक्षण बिना आंदोलन, बिना किसी मांग के, किसी के एजेंडे में था, इसलिए दिया गया क्योंकि 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद करके इस देश की वंचित शोषित कमेरा आवाम ने 56 इंच वाले को झुकाया था। 2 अप्रैल 2018 का दिन था और उससे ठीक बाद जब चुनाव आया तो ये 10% रिजर्वेशन उसी समय दिया गया और उस पर 44 पिटीशन दायर हुए थे, 44 पिटीशन। जब मंडल लागू हुआ तो मंडल के विरोध में जैसे ही पिटीशन आई तुरंत वहां पर संविधान पीठ बैठ गई और वहां पर लंबे समय तक मुकदमा चला। और यहां इस बात का इंतजार किया जाता है कि फलाने की रैली खत्म हो जाए तब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग थोड़ा डिले कर देता है। लोकतंत्र तो इतना मजबूत हो गया और उस जगह पर 44 पिटीशन दायर थी उस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के खिलाफ, उस पर सुनवाई नहीं। पिछले साल जाके सुनवाई, इसी साल शायद, और उस सुनवाई में जो डिसीजन आया वो 3-2 से आया है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ये जो 10% रिजर्वेशन है, अगर उसमें SC, ST, OBC को भागीदारी नहीं है तो आप उसे सवर्ण रिजर्वेशन क्यों नहीं कहते, उसको ईडब्ल्यूएस क्यों कहते? और उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उसके बाद भी जब डिसीजन पास हुआ तो उस समय मान लिया गया था कि 50% की अपर लिमिट नहीं मानी जानी चाहिए। तो ये तो बहुत पहले हो गया। बिहार की सरकार ने इस दूरदर्शिता को अपनाया कि उस 50% के अपर लिमिट जो क्रॉस हो चुकी थी उसका 63% कर दिया। तो मुझे बाबा साहब के बाद मानवर कांशीराम याद आते हैं इस मंच से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसका नारा इस देश में बुलंद होना चाहिए। और इसलिए मैं बधाई देता हूं आइसा संगठन और तमाम लोगों को, और इस जगह खड़े होकर पूरे देश में उन सारे लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस पर लेख लिखे, जिन्होंने इस पर आंदोलन किए, जिन्होंने इस पर लड़ाई ली और जिन्होंने इसके लिए आलोचनाएं सही। जातिवादी कहा गया। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने जब मीडिया के लोगों से पूछ लिया कि मैं पूछना चाहता हूं इस कमरे में कितने दलित मीडिया के हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, वहां पता चला कि कोई हाथ ही नहीं उठा। एक आध जो सहायक होते हैं उनके लिए कहा कि आप डिसीजन मेकिंग में नहीं। वो एक क्रांतिकारी दिन था भाई। इस देश के कमेरा लोग तो सालों से इस देश में पूछ रहे हैं, बताओ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कितने हैं SC, ST, OBC, बताओ ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग कितने हैं। लेकिन जितने लोग ये सवाल पूछते थे उन सबको जातिवादी कहा जाता था, उन नेता को किसी ने जातिवादी नहीं कहा। ये भी एक विमर्श है इस देश में, इसको कैसे आप देखेंगे, इसको भी समझिए। यही बात लालू यादव बोलते थे, यही बात शरद यादव बोलते थे, यही बात कांशीराम पूछते थे, यही बात मुलायम सिंह पूछते थे, तो उनको तो इस देश में जातिवादी नेता कहा जाता था। और आज जब ये बात पूरे देश का आवाम पूछ रहा है और जिसके भी दिल में संविधान होगा वो आज कहेगा कि देश को बचाना है तो आपको जाति जनगणना करानी होगी और 24 के चुनाव के पहले सबसे बड़ा मुद्दा अगर होना चाहिए तो जाति जनगणना, क्योंकि इस मुद्दे में यह शामिल है कि गरीब कौन है, उसकी गरीबी दूर कैसे होगी, किसके पास जमीन नहीं, किसके पास नौकरी नहीं, किसके पास शिक्षा नहीं, किसके पास संपत्ति नहीं। और अगर ये सब कुछ पता नहीं होगा, मैं तो आदिवासियों के उस इलाके में गया हूं, लाखों लाख की रैलियां होती और आदिवासी एक बात चीख करके कहते हैं हमारी आवाज दिल्ली को सुनाई नहीं देती, इसलिए हमारे मुद्दे उन्हें सुनाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि हम न वनवासी हैं और न इनकी भाषा में कोई और है, हम शुद्ध रूप से आदिवासी हैं। मुझे खुशी हुई बिरसा मुंडा की जयंती के दिन
जब इस देश के प्रधानमंत्री वहां गए तो आरएसएस वाला बनवासी नहीं बोले, आदिवासी बोले, जोहार बोले। आपके आंदोलन की ताकत है कि उन्हें अपनी भाषा बदलनी पड़ती है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक बात करते हैं। और संविधान में निहित है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 में यह लिखा कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा तो वो पता लगाएगा कि कौन सी आबादी किसके पीछे रह गई। और विकास की श्रृंखला में आरक्षण तो बहुत छोटा सा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बार बार मैं कोट करता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है समानता केवल समान लोगों में होती है ना, असमान लोगों के बीच समानता का कोई मतलब नहीं। वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है, आरक्षण दर्द की दवा है, बीमारी की दवा नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाया, ये बीमारी का इलाज अभी नहीं हुआ है, अभी तो ये केवल दर्द का है। क्योंकि दूसरे वाले भी ये जानते हैं कि जहां आरक्षण है सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में, दोनों को प्राइवेट हाथों में बेच दो, 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर दो। सरकारी शिक्षा में आरक्षण बचा नहीं तो फिर आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा जब ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे। सरकारी नौकरी बची नहीं, 1% से भी कम सरकारी नौकरी इस देश में बची, तो रिजर्वेशन है कहां। इसलिए ये लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, केवल आरक्षण को बढ़ाने की लड़ाई नहीं है। इस देश की संपत्ति पर, इस देश के संसाधन पर, इस देश में जमीन पर, शिक्षा, रोजगार में, और हम तो कहते हैं ना, मंडल कमीशन ने कहा प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। बिना प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हुए ये सारा सबका भारत नहीं बन सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस पूरे छात्र संगठन का, आइफा का, जिन्होंने इतने जरूरी विषय पर ये एक यात्रा निकाली और इस पब्लिक मीटिंग में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को दर्ज किया जाएगा, सांप्रदायिकता की सियासत का सबसे बड़ा इलाज संवैधानिक रूप से हिस्सेदारी की सियासत है, भागीदारी की सियासत है। और इसलिए जाति जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसलिए इसे पूरे देश में एक आंदोलन की तरह उठाया जाए। सबको सबका हिस्सा मिले, सबको सबका हक मिले। हम उनकी हिस्सेदारी छीनना भी नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि तुम्हारा जितना हिस्सा है वो तुम, जितना हमारा हिस्सा है वो हम लेंगे। जितना आदिवासी का है, जितना महिलाओं का है, जितना दलितों का है, उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि वो भी नाच से कहें जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना ये मुल्क हमारा भी है। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।